हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए अरावली पर्वतमाला, जो आजकल सुर्खियों में बहुत ही ज़्यादा है, न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा एक फैसला दिया गया है अरावली पर्वतमाला के बारे में। उसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। तो अरावली पर्वतमाला से संबंधित जितने भी आपके स्टैटिक जीके बन सकते हैं और करंट के जीके बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज किसे माना जाता है? तो यह अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला यानी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो है यह भारत के 4 राज्यों में फैली है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो अरावली जो पर्वतमाला है इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, यानी लगभग 700 किलोमीटर लंबा है। अरावली पर्वतमाला जो है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला है। गुजरात होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है 692 किलोमीटर में। तो आपको याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर है, जो भारत के 4 राज्यों में फैली है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में है? आप लोग अगर मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी ये रही अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो इसके आपके पश्चिम दिशा में कौन सा है? डेजर्ट है, थार का डेजर्ट है, और ये आपका अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है कौन सी दिशा में है? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? जो राष्ट्रपति भवन है वह रायसीना हिल्स पे है, ठीक है। तो ये जो रायसीना हिल्स है किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, रायसीना हिल्स। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो अरावली पर्वतमाला जो है 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं आपके? गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली। तो इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला फैला हुआ है? तो यह आपका राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में लगभग 80% जो है अरावली का फैलाव है, विस्तार है, अकेले राजस्थान राज्य में। अरावली पर्वत श्रृंखला कितने राज्यों और यूटी में फैला हुआ है? तो 4 राज्यों में फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन कौन से राज्य हैं? तो आपके गुजरात हैं, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी 4 राज्यों में फैला हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसमें से सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में फैला है। कर्नल जेम्स टाड ने गुरु शिखर को क्या नाम दिया था? कर्नल जो जेम्स टाड थे उन्होंने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, सैंड्स पीक कहा था। क्या बोला था? सैंड्स पीक कहा था। कर्नल जेम्स टाड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टाड ने। अरावली पर्वतमाला किस भूगर्भीय काल जियोलॉजिकल पीरियड से संबंधित है? तो यह आपका प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल पीरियड से संबंधित है, यानी अरावली जो पर्वतमाला है इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजिकल पीरियड में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला किस भूगर्भीय काल जियोलॉजिकल पीरियड से संबंधित है? तो प्री कैम्ब्रियन से।
अरावली पर्वत श्रृंखला केवल राजस्थान में कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? अभी हमने डिस्कस किया कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में सबसे ज़्यादा 80% फैला हुआ है। तो जो 80% है ये लगभग कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर है, फैला हुआ है राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है 692 किलोमीटर कुल लंबाई है, इसमें से अकेले 550 किलोमीटर जो है यह राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला फैला है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत किस जिले से होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत किस जिले से होती है? तो यह सिरोही जिले से होती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत राजस्थान के सिरोही जिले से होती है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम की ओर बहती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपका लूनी नदी है। लूनी नदी जो है यह अरावली के पश्चिम की ओर यानी रेगिस्तान में बहती है, राजस्थान के रेगिस्तान में बहती है। अरावली के पश्चिम की तरफ लूनी नदी बहती है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है जो अरावली श्रृंखला का हिस्सा है? तो राजस्थान का कौन सा एकमात्र हिल स्टेशन है? यह माउंट आबू है। माउंट आबू जो है यह अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में है? तो जो गुरु शिखर चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी यह राजस्थान के सिरोही जिले में है। किस जिले में? सिरोही जिले में। अरावली पर्वतमाला का सबसे घना और ऊंचा विस्तार किस क्षेत्र में है? तो यह आपका दक्षिणी अरावली में है। अरावली जो पर्वतमाला है इसका सबसे घना और जो ऊंचा विस्तार है यह दक्षिणी अरावली में है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है? तो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा पठार है वह भोराट का पठार है। कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है, तो भोराट का पठार है। ठीक है। अगर पूरे राजस्थान राज्य का पूछे कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तब होगा उड़िया का पठार जो है यह पूरे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, लेकिन अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा पठार है वह भोराट का पठार है। निम्नलिखित में से कौन माउंट आबू में स्थित है? माउंट आबू में कौन स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर जो है यह माउंट आबू में स्थित है। अरावली पहाड़ियों के किनारे पर कौन सा किला है जो जयपुर शहर से दिखता है? तो कौन सा किला है जो अरावली पहाड़ी के किनारे पर है? नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला अरावली पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो जयपुर शहर से दिखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात में अरावली क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला था हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात जिलों के लिए, जिसमें अरावली क्षेत्र में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। 2009 में एक सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं मेवात में अरावली क्षेत्र पर खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि अरावली के आसपास कहीं भी खनन नहीं करना था। केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन परियोजना कब शुरू की? इसी साल केंद्र सरकार ने एक परियोजना शुरू की है अरावली ग्रीन वाल परियोजना। यह कब की? जून 2025 में की है। अब ये सवाल उठता है कि अरावली जो वाल परियोजना है ये क्या है? ठीक है, ग्रीन वाल परियोजना गुजरात है, राजस्थान है, इन्हीं राज्यों में फैली है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली, इन चार राज्यों के 29 जिलों में अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बफर जोन बनाया जाएगा जहां पर अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। यही अरावली ग्रीन वाल परियोजना है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों में अरावली के दोनों तरफ 5 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाया जाएगा जहां पर अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाएगा, जो केंद्र सरकार की अरावली ग्रीन वाल परियोजना है, जिसे जून 2025 में सरकार ने शुरू की। अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होने के लिए 2010 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने कौन सी शर्तें निर्धारित की थी? तो 2010 में एक शर्त निर्धारित की थी भारतीय वन सर्वेक्षण ने कि
कौन सा पर्वत जो है वह अरावली का हिस्सा होगा। तो शर्त क्या था, पहला शर्त था पहाड़ियों की ढलान 3 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। दूसरा था पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो। तीसरा था पहाड़ियों के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर से अधिक न हो। यानी उपयुक्त सभी था, तीनों शर्त थी कि अगर किसी पर्वत को अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होना है तो इन 3 शर्तों को मानना होगा, यानी 3 शर्तों का अनुपालन करना होगा। जैसे था पहाड़ियों की जो ढलान है 3 डिग्री से अधिक हो, पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हो और पहाड़ियों के बीच की दूरी या घाटी की चौड़ाई 500 मीटर से अधिक ना हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसमें भी यह बात कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस भी पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उसे अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी वहां पर खनन का आदेश सरकार दे सकती है। इसी बात को लेकर के विवाद है, आगे इस पर बहुत ही चर्चा करेंगे एक प्रश्न के तहत। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अरावली की 12,081 पहाड़ियों में से कितनी पहाड़ियां 100 मीटर या उससे अधिक हैं। अब यहीं पे वो मैटर शुरू होता है। देखिए टोटल जो अरावली में पहाड़ियां हैं वो 12,081 हैं। इनमें से कितनी पहाड़ियां 100 मीटर या उससे ऊंची हैं, तो केवल 1,048 पहाड़ियां हैं। कितनी है, 1,048 पहाड़ियां हैं, यानी लगभग 8 से 10% जो पहाड़ियां हैं ना वो क्या है, 100 मीटर से ऊंची हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की जितनी भी पहाड़ियां हैं, यानी 90% पहाड़ियां जो हैं उन पर खनन का आदेश दिया जा सकता है। क्यों, क्योंकि 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वह अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी और वहां पर सरकार खनन का आदेश दे सकता है। इसके तहत अगर देखेंगे तो आपका तकरीबन 1,048 ऐसे हैं पर्वत जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, यानी बाकी लगभग आपके 90% 11,000 के आसपास आपके बचेंगे जो पहाड़ियां बचेंगी, उन पर खनन का आदेश दे सकती है सरकार। यानी 90% अरावली का ऐसा क्षेत्र है जहां पर खनन हो सकता है। इसी बात को लेकर के विरोध है ना। जब 90% पे खनन का आदेश दे सकती है सरकार, यानी कि कंपनियां कुछ भी करें, कोई भी चीज वहां खनन करें, तो फिर अरावली में बच ही क्या जाता है। 90% बहुत होता है ना। केवल 1,048 ही ऐसे पर्वत होंगे जहां पर अरावली के जहां पर खनन के आदेश नहीं होंगे। बाकी 11,000 के आसपास जितनी भी पहाड़ियां होंगी वहां खनन हो सकता है। यानी अरावली मतलब कुछ भी नहीं बचा फिर तो इसी बात को लेकर के विरोध है ना। लोग विरोध कर रहे हैं कि फिर बचेगा ही क्या अरावली में, है ना, जब 90% पे सरकार क्या करेगी, खनन का पूरी आदेश दे देगी। ठीक है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में राजस्थान में लोग आडा वाला पर्वत बोलते हैं या आड वाला पर्वत बोलते हैं। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में स्थानीय भाषा में। माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा था। तो माउंट आबू को हिंदू ओलंपस जो है यह कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड जो थे उन्होंने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा था। अरावली पर्वतमाला में स्थित नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, कहाँ स्थित है, तो यह माउंट आबू में स्थित है। याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला में स्थित एक नक्की झील है ना, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, यह माउंट आबू में स्थित है। मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। जो मध्य अरावली है इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है यह टाडगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर है टाडगढ़ की ऊंचाई, और ये किस जिले में है, तो अजमेर जिले में है। ठीक है, याद रखिए, पूछेगा कि मध्य अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो टाडगढ़ है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर उत्तरी अरावली की बात करें तो जो सबसे ऊंची चोटी है यह रघुनाथगढ़ है। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1,055 मीटर है ना, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और किस जिले में है, तो राजस्थान के सीकर जिले में है रघुनाथगढ़, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान में अरावली के तंग रास्ते या दर्रों को क्या कहा जाता है। राजस्थान राज्य में अरावली के जो तंग रास्ते या दर्रे हैं उनको नाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, नाल कहा जाता है। अरावली मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बनी है। जो अरावली है यह कायांतरित चट्टान से बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन में कायांतरित चट्टान नहीं है, तो कायांतरित चट्टान कौन से होते हैं, क्वार्टजाइट और नीस। यानी कि अरावली जो मुख्यतः है ना वह क्वार्टजाइट और नीस चट्टानों से बनी है। निम्नलिखित में कौन अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। तो याद रखिएगा, जो देसुरी नाल और बर्रा दर्रा है,
सोमेश्वर नाल, सूराघाट दर्रा है, हाथी दर्रा और शिवपुर घाट, ये सभी क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। देसुरी नाल और बर्रा दर्रा, सोमेश्वर नाल, सूराघाट दर्रा, हाथी दर्रा, शिवपुर घाट, ये सभी क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं। भारत के किस पर्वतमाला को पूर्व की ओर मरुस्थल के प्रसार को रोकने वाला अवरोधक माना जाता है? तो यह अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। अरावली पर्वतमाला को पूर्व की ओर मरुस्थल के प्रसार को रोकने वाला एक अवरोधक माना जाता है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में क्या है, अरावली के इधर पश्चिम में आपका रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है, और अरावली यहाँ पे पड़ती है। तो इसकी जो पूरब दिशा है ना, यह अवरोधक के जैसे काम करती है, थार के मरुस्थल को इधर फैलने नहीं देती है। अगर ये अरावली आपका पर्वतमाला नहीं होता तो थार का रेगिस्तान धीरे धीरे पूर्व दिशा में भी फैलता। और क्या करती है अरावली पर्वतमाला, जैसे कि जो हवाएं चलती हैं वो धूल कण लेकर के थार के रेगिस्तान से आती हैं, उनको भी इस पूरब दिशा में नहीं आने देती है अरावली पर्वतमाला। गिरवा पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित तस्तरी नुमा कटोरी जैसा पहाड़ियों का एक श्रृंखला है? तो गिरवा पहाड़ी जो एक है राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में? उदयपुर जिले में स्थित है, जो तस्तरी नुमा यानी कि कटोरी जैसा पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, उसका नाम याद रखिएगा गिरवा पहाड़ी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान का तस्तरी नुमा पहाड़ी की एक श्रृंखला कौन सी है? तो गिरवा पहाड़ी है, याद रखिएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात में किस स्थान से दिल्ली तक फैली हुई है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है गुजरात में पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली में रायसीना हिल्स तक फैली हुई है। तो अगर पूछे गुजरात में किस स्थान से अरावली शुरू होती है, तो पालनपुर से। अरावली के मध्य में स्थित होने और रणनीतिक महत्व के कारण अरावली का अरमान किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तारागढ़ को कहा जाता है अरावली का अरमान। यही सिंपल पूछेगा, अरावली का अरमान किसे कहा जाता है? तो तारागढ़ का कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली के मध्य में स्थित होने और रणनीतिक महत्व के कारण कहा जाता है तारागढ़ को अरावली का अरमान। अरावली क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो अरावली क्षेत्र में जो मुख्य रूप से जनजाति निवास करती है वो भील जनजाति है। भील जनजाति जो है यह मुख्य रूप से आपका अरावली में निवास करती है। जैसे खासी जयंतिया है, ये भी आपका क्या है, खासी जो जनजाति है ये भी निवास करती है अरावली क्षेत्र में। मीणा जनजाति भी निवास करती है, डमोर जनजाति भी निवास करती है, गरासिया जनजाति भी निवास करती है। कहाँ पर? अरावली क्षेत्र में। लेकिन मुख्य रूप से जो निवास करती है ना जनजाति वो कौन सी है? भील है। ऐसा नहीं है कि और जनजातियां निवास नहीं करती हैं, ये भी निवास करती हैं। खासी, मीणा, डमोर, गरासिया, ये सारी जनजातियां भी निवास करती हैं, लेकिन आपका भील जो जनजाति है यह मुख्य रूप से अरावली क्षेत्र में निवास करती है। 56 की पहाड़ियां किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो यह आपका अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। जैसे 56 इंच के सीने की बात नहीं होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो 56 की पहाड़ियां जो हैं यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट लगभग कितनी है ना? तो अरावली जो पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है औसत ऊंचाई, और इसकी लंबाई हमने बात किया है 692 किलोमीटर लंबाई है अरावली पर्वतमाला की, और औसत ऊंचाई जो है वह 930 मीटर है। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो साबरमती, लूनी, बनास और एक और नदी है साखी। ये सभी नदियां कहां से निकलती हैं? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। नाम याद रखिएगा, साबरमती, लूनी, बनास और साखी। 4 नदियां हैं, साबरमती, लूनी, बनास और साखी। ये चारों नदियां अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया गया है, यहाँ के जंगलों में भेड़िया, लकड़बग्घा और तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में कथन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सही है। यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा और अन्य मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। यह थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने वाला एक प्राकृतिक अवरोधक है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में कथन दिया गया है कि यहाँ के जंगलों में भेड़िया, लकड़बग्घा और तेंदुआ पाए जाते हैं, सही है। यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा और अन्य मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ यह थार रेगिस्तान के विस्तार को रोकने वाला एक प्राकृतिक अवरोधक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।